गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार पुनः आपको इसी डिजिटल मंच पर आपका हार्दिक स्वागत। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द octahedral words and tetrahedral voice. Now we discuss of the previous classes. This type of words of interstitial words अंतरकोशीय ये रिक्तिका पाई जाती है। तो आज हम इनको और डिस्क्राइब करेंगे। टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। देखिए किस प्रकार से वर्ड्स है वो सॉलिड के अंदर पाई जाती है। एक आपको मैंने पढ़ा था टेट्राहेड्रल वर्ड्स चतुष्फल के रिक्तिका। ठीक है, अब देखिए चतुष्फल की रिक्तिका क्या होती है। इस प्रकार से आपने दो लेयर ली थी, उस दो लेयर के अंदर सॉलिड्स है। मान लीजिए ये वाली आपने इस प्रकार से इनको व्यवस्थित किया, ये वाला। ठीक है, ये ए बी लेयर थी, ए लेयर थी, ये क्या है, बी लेयर है। और इनके बीच में जो ये वाला वर्ड्स था इसे हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वर्ड्स बोलते हैं। इस प्रकार से थर्ड लेयर इसके ऊपर आ जाती है। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स बननी है ये कौन सी वर्ड्स है, टेट्राहेड्रल वर्ड्स है। ठीक है, तो देखो टेट्राहेड्रल वर्ड्स, द स्फीयर ऑफ द सेकंड लेयर सो प्लेस दैट इट covers triangular holes made by the first layer and a fourth sphere contact to each other. The words formed of this sphere is called tetrahedral. इंग्लिश मीडियम वाले अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, the sphere of the second layer is so placed that it covers of the triangular hole made by the first layer and four spheres contact to each other. यानी इसके अंदर एक लेयर के साथ है वो फोर ही पार्टिकल्स है, वो एक दूसरे के कांटेक्ट के अंदर आते हैं और उनके द्वारा उनके बीच में जो वर्ड्स बनता है वो कौन सा है, टेट्राहेड्रल वर्ड्स होता है। The words formed of these sphere is called tetrahedral words because a tetrahedral is formed by the linear combination of center and four sphere which is shown figure. ये जो आपके इस फिगर के अंदर दिख रहे हैं जैसे 1 2 3 एंड 4, दिस स्फेयर्स, और इस स्फेयर के अंदर इस प्रकार के जो वर्ड्स पाए जाते हैं उससे हम क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वर्ड्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया टेट्राहेड्रल वर्ड्स। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स क्या होगा, देखो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के अंदर जो कांटेक्ट के अंदर जो ये मॉलिक्यूल आएंगे वो आपके 6 टोटली जो कांटेक्ट में आते हैं वो 8 है, वो पार्टिकल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे और एक दूसरे कांटेक्ट आने के दौरान उसके अंदर जो रिक्तिका पाई जाती है उसके अंदर जो वर्ड्स होगा वो वर्ड्स कौन सा होगा, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। देखिए ये हो जाएगा, फिर इस प्रकार से होगा, ये हो जाएगा 3 ये वाले और 3 ये 6 और एक इनके नीचे रहेगा। इस प्रकार से ये थर्ड लेयर, देखो ये ए वाली लेयर हो जाएगी, ये रेड है वो बी वाली लेयर हो जाएगी और इसके ऊपर एक और लेयर आएगी और इस प्रकार से ये जो लेयर होगी इस लेयर को हम बोलेंगे सी। तो टोटल देखो इसके 6 तो ये हो गए 6 और 3 ये 3 3 प्लस 3 6 और एक इसके ऊपर लेयर आती है, एक इसके नीचे लेयर आती है। तो टोटल कितनी लेयर हो गई इसकी, 3 लेयर हो गई। तो कितने पार्टिकल्स है वो इसके कांटेक्ट में आए, तो इसके पार्टिकल्स उसे बोलेंगे आप 8 पार्टिकल्स है इसके कांटेक्ट में आते हैं। तो 8 पार्टिकल्स कांटेक्ट में आने के बाद इसके अंदर जो वर्ड्स रह जाता है ये वाला, ये जो इनके बीच में जो वर्ड्स बनता है इस वर्ड्स को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। ठीक है, तो ये कौन सा है, टेट्राहेड्रल वर्ड्स, ये कौन सा है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। ठीक है, ये दो प्रकार के वर्ड्स है वो सॉलिड के अंदर पाए जाते हैं। तो फिर देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं किसी भी स्फेयर के अंदर मान लीजिए n वर्ड्स है,
ठीक है। टोटली अगर n वर्ड्स है किसी स्पेयर के अंदर, कोई भी अगर स्पेयर है इनके अंदर, मान लीजिए जो वर्ड्स की संख्या है वो n है, ठीक है। वर्ड्स की संख्या यदि n है तो टेट्राहेड्रल की संख्या, टेट्राहेड्रल की संख्या तो होगी 2n, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल की संख्या है वो n ही होती है, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल की अगर वर्ड्स, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स यदि n होगी तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स है वो 2n होगी, इस बात का ध्यान रखें। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी अगर इस प्रकार से अगर स्फेयर है या सॉलिड है, तो सॉलिड के अंदर मैंने बोला इसके अंदर जो टेट्राहेड्रल वर्ड्स है वो 8 है, ठीक है। ये है टेट्राहेड्रल वर्ड्स, टेट्राहेड्रल वर्ड TSV भी लिख सकते हैं। तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स की संख्या यदि 8 है तो बताइए ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की संख्या कितनी होगी? 60। आ रहा समझ में? तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स की जो डबल होती है वो कौन सी है? ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। या फिर ऐसे कह सकते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की जो आधी संख्या है वो कौन सी है? टेट्राहेड्रल वर्ड्स है, ठीक है। इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं इसको। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया हुआ भी है बोर्ड के अंदर कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स है वो है आपकी 32, तो बताइए उसके अंदर टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितना होगा? TSV कितना होगा? तो TSV कितना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो उसका आधा होता है, इस बात का ध्यान रखें। ये दिया गया है इसका मतलब इसका ये डबल होता है, और ये अगर OSV दिया गया है तो TSV क्या होता है? उसका हाफ होता है। तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स की जस्ट डबल संख्या है वो है ऑक्टाहेड्रल, और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की आधी संख्या है, हाफ नंबर होता है, वो क्या है? टेट्राहेड्रल वर्ड्स है, ठीक है। तो ये आपके टेट्राहेड्रल वर्ड्स, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। अगर किसी को समझ में नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि हम और आपको है वो अच्छे से समझा सके, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल। पैकिंग एफिशिएंसी जब हमने आपको सिखाया था वो एक बार मैं और आपके सामने डिस्क्राइब कर देता हूँ, समझा देता हूँ कि क्या क्या हमने पढ़ा। हमने पढ़ा निबिड़ संकुलन क्षमता, ठीक है। निबिड़ संकुलन क्षमता हमने पढ़ी। निबिड़ संकुलन क्षमता जब हमने पढ़ा तो हमने पढ़ा था वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग एफिशिएंसी। दूसरा पढ़ा 2 डायमेंशन, ठीक है। 2 डायमेंशन हमने दो प्रकार से पढ़े, एक पढ़ा था स्क्वायर डायमेंशन स्क्वायर क्लोज पैकिंग एफिशिएंसी, और दूसरा हमने पढ़ा था हेक्सागोनल, ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। तीसरा हमने पढ़ा था 3 डिग्री या बोल दे 3 डिग्री या 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन पढ़ा। 3 डायमेंशन भी हमने दो प्रकार से पढ़े। 3 में भी हमने कितना प्रकार पढ़ा? 2। पहला कौन सा? स्क्वायर। दूसरा कौन सा? हेक्सागोनल, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने पढ़ा इसके अंदर जो वर्ड्स होते हैं वो वर्ड्स, पहला वर्ड्स कौन सा पढ़ा? टेट्राहेड्रल। दूसरा कौन सा पढ़ा? ऑक्टाहेड्रल। ये हमने कर लिया है, ठीक है। वर्ड्स 1 डायमेंशन सीधे लाइनर के अंदर होता है, 2 डायमेंशन इसके अंदर ए लेयर होती है, स्क्वायर के अंदर हेक्सागोनल के अंदर ए और बी लेयर होगी। 3 डायमेंशन के अंदर इसके अंदर स्क्वायर के अंदर ए, एक्स, वाई और जेड तीनों दिशा के अंदर होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो ए बी पैकिंग होगी, ठीक है। और हेक्सागोनल यदि 3 डिग्री के अंदर है तो इसके अंदर ए एंड बी एंड सी 3 टाइप की लेयर बनेगी, ठीक है। 3 टाइप की लेयर बनने के दौरान इसके अंदर जो वर्ड्स होते हैं वो कौन से होते हैं? ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स पाए जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमने ये आपके डायमेंशन क्लोज पैकिंग था 1 डिग्री 2 डिग्री या 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन है वो स्टडी किया, ठीक है। उसके बाद हम इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ द यूनिट सेल। इकाई कोशिका में पैकिंग एफिशिएंसी बोले तो संकुलन क्षमता की गणना इकाई कोशिका में, देखिए इकाई कोशिका में
इकाई कोशिका में संकुलन क्षमता की गणना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये रहेगा कि कई जो सेल्स होती है, यूनिट सेल होती है, उसके अंदर जो पैकिंग एफिशिएंसी वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने जो पहले स्टडी किया था वो आपके मैटर काम आएगा कि बीसीसी पढ़ा था, एफसीसी पढ़ा था, ईसीसी पढ़ा था। ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल पढ़ी थी। तो इसके अंदर जो कितने पार्टिकल्स थे ये आपको वापस एक बार रिकॉल करवा देता हूं, वही आपके यहाँ पे काम आएंगे। ठीक है, याद है या नहीं है? तो बताइए, प्रिमिटिव यूनिट सेल्स होती है उसके अंदर कितने पार्टिकल्स पाए जाते हैं? जल्दी से। प्रिमिटिव यूनिट सेल्स होती है, उस यूनिट सेल के अंदर कितने पार्टिकल्स पाए जाते हैं? हाउ मेनी पार्टिकल्स आर फाउंड इन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स? जल्दी कमेंट कीजिए आप, यदि आपको आ रहा है तो। प्रिमिटिव यूनिट सेल्स होती है उसके अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं? उसके बाद बीसीसी बॉडी सेंटर यूनिट सेल होती है उसके अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं? उसके बाद पढ़ा हमने फेस सेंटर यूनिट सेल, उसके अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं? लास्ट हमने पढ़ा था एज यूनिट सेल या एंड यूनिट सेल्स, उसके अंदर कितने पार्टिकल्स पाए जाते हैं? जल्दी बताइए आप। मैंने आपको फर्स्ट डे भी बोला था, जब तक आप कंटिन्यू नहीं रहेंगे तो आपके लिए दिक्कत होगी। ये सब्जेक्ट ही एक, हर टॉपिक एक अगले टॉपिक से जुड़ा हुआ है। अगर आपको एक टॉपिक समझ में नहीं आया तो पूरा है चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए आप कंटिन्यूटी में रहें तो हमारी गारंटी है कि हम ये सब्जेक्ट आपको समझ में आएगा। यदि आप एक दिन भी यदि इसको मिस कर देते हैं तो दूसरे दिन वाला जो टॉपिक है वो आपको समझ में नहीं आएगा। हर एक टॉपिक है एक दूसरे टॉपिक से रिलेटेड है, तो किसी को भी नहीं आ रहा है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अंदर एक यूनिट सेल है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकाली जाती है। ठीक है, तो देखिए यूनिट सेल है, पहले मैं यूनिट सेल बना देता हूं। ठीक है, ये कोई यूनिट सेल है, इसके अंदर ये जो पार्टिकल्स है आपको पता है ये एज पे पाए जाते हैं कॉर्नर्स पर। ठीक है, ये इसके क्या है, कॉर्नर है, और इस कॉर्नर पे क्या है, एटम है। ठीक है, इस यूनिट सेल में ये जो हम बात कर रहे हैं ये फेस यूनिट सेल है। फेस यूनिट सेल्स के अंदर, फेस यूनिट सेल यानी फलक कोशिका में पैकिंग क्षमता की गणना करते हैं। ठीक है, इसकी क्या एफिशिएंसी है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो, तो फेस सेंटर्ड है तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो ये कॉर्नर पे तो ये परमाणु होते ही होते हैं, उसके बाद और कहाँ होते हैं, इसके फलक के अंदर होगा। ठीक है, फेस के अंदर होगा। इस प्रकार से पूरा ये डॉट होता है, और ये डॉट इस प्रकार से, इसको हम सेंटर लेते हैं लेकिन परमाणु है एक्चुअल में ऐसा है, स्फेयर है ये। ठीक है, तो नंबरिंग मैं कर देता हूं, ये ए है, ये बी है। ठीक है,
ये सी है, ये डी है, उसके बाद ये ई है, ये एफ है, उसके बाद ये जी है और ये एच है। ठीक है, ये मैंने इसके समक्ष है वो नंबरिंग कर लिए। तो देखो ये कॉर्नर पे तो ये परमाणु है ये, और एक मैंने कहा का फेस सेंटर्ड है। एफसीसी में क्लोज पैकिंग की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, यानी फलक केंद्रित में पैकिंग क्षमता निकालना। ठीक है, फलक केंद्रित में पैकिंग क्षमता, यहाँ लिख देता हूं मैं, फलक फेस सेंटर्ड, फलक केंद्रीय इकाई कोशिका में, फलक केंद्रीय इकाई कोशिका में निबिड़ संकुलन क्षमता, ये है इसका टॉपिक। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं इनमें देखिए आप, इसकी एफिशिएंसी क्या है, कितने परमाणु इसको क्लोज लिए, कितने इसमें वैकेंट एरियाज पाया जाता है, कितना क्लोज है और कितना एफिशिएंसी है, ये सभी क्षमता है। फिर खाली जगह वर्ड्स निकालेंगे, इसको ध्यानपूर्वक देखना आप। ये मैंने एक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बनाई, फिर मैंने इसको नंबरिंग की, और इस प्रकार से देखो ये पार्टिकल्स है वो पाए जाते हैं। अब ये जो पार्टिकल है फेस सेंटर्ड है, मैंने यहाँ से लेके इसके ऊपर क्या डाल दिया, एक इस प्रकार से मैंने डायगोनल डाल दिया इसके ऊपर से, इस फेस से लगा के इस फेस, देखो ये इस प्रकार से है, ये परमाणु, ठीक है, फिर ये परमाणु और ये परमाणु जुड़ा हुआ है। अब मैं यहाँ से देखो इनका ये लेता हूँ, फिर इन दोनों की आर आएगी और इसका आर, देखो एक अगर स्फेयर है गोला, अगर उस रेडियस की बात करें तो ये जो टोटल होता है, ये जो इसका टोटल है, ये क्या है, डायमेंशन है, और डायमेंशन का जो हाफ होता है वो क्या है, रेडियस है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका अगर ये आर है, ये हो गया इसका 2r है, और ये इसका r है, टोटल कितना r हो गया, 4r हो गया। ठीक है, तो हमने इकाई यूनिट का आपको पता है 6 पैरामीटर स्टडी किया था, उसके अंदर एज था और एंगल था। ठीक है, तो ए के सामने वाला जो एंगल्स होता है, कैपिटल ए के सामने हो गया स्मॉल ए, ये वाला। ठीक है, इस ये बी है, इस बी के सामने इसको मैं लिख देता हूँ, ये टोटल क्या है, स्मॉल बी है। ठीक है, तो अब देखिए आपके सामने एक त्रिभुज बना हुआ है, ये ए सी और डी बना हुआ है, एक त्रिभुज बना हुआ है ए बी और सी। ठीक है, दो त्रिभुज बने हुए हैं। सपोज कीजिए आप कि इस यूनिट सेल की एक भुजा की जो लेंथ है वो क्या है, ये ए। सपोज करना है कि जो एज है इसकी इसकी जो एज है यूनिट सेल की, उसकी लेंथ है ए। ठीक है, तो वी नो दैट इज द जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ 8 स्फीयर आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड 6 स्फीयर आर प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ फेस, ये हम जानते हैं। और इसका हम आपको पता हो तो आपको मैंने पार्टिकल्स में निकालना बताया था, एक बार पुनः बता देता हूँ। 8 पार्टिकल्स का 1 का डिवीजन होता है 1/8, यानी 8 पार्टिकल्स, उसके लिए 1 कितना होगा, 1/8 हो जाएगा। ऐसे इनके कितने हैं कॉन्ट्रीब्यूशन होगा 1/8, एक पार्टिकल्स का 1/8 होता है, तो पार्टिकल कितना है 8, तो इनका टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1 प्लस 1/2 होता है फेस पे। तो फेस पे कितने पार्टिकल है, 6 पार्टिकल है, 2 × 6 हो गए, ये हो गए 3, तो 1 + 3, टोटली इसके अंदर पार्टिकल्स कितने हैं, टोटली इसके अंदर पार्टिकल्स कितने हैं, 4 पार्टिकल। तो फेस सेंटर यूनिट सेल के अंदर टोटल यदि हम पार्टिकल्स की बात करेंगे तो पार्टिकल कितने हैं इसके अंदर, 4 है। ठीक है, ये हमने बात कर ली। और एक एज की लेंथ कितनी है, ए है, और इसके अंदर पार्टिकल्स कितने हैं फेस सेंटर के अंदर, तो पार्टिकल्स है आपके 4। ठीक है, फिर देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इस तीनों में से एक 101% आपके बोर्ड में आ जाएगा, ये गारंटी है। ठीक है, तो इनको आप ध्यान से देखें। अब देखो आपको पता हो कि जब हम इस प्रकार से, ये हमने दो त्रिभुज है ए बी सी और ए डी सी, तो आपको पता होगा एक हम प्रमेय पढ़ते हैं, उस प्रमेय के अनुसार त्रिभुज हम ए बी सी ले रहे हैं, उसमें क्या होगा, यदि हमें कर्ण निकालना है, कर्ण स्क्वायर बराबर
आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये आपने 10th क्लास मैथ के अंदर एक प्रमेय पढ़ी होगी। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर क्या है? कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर निकालना है और ये आधार है। ठीक है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर की बात करें तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर, अगर हम इस आधार की करें तो आधार कौन सा है? ये वाला अगर ए है तो ये क्या हो जाएगी? आधार है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी सी भी क्या है? बी सी। ठीक है, ए बी बराबर ए है, बी सी बराबर भी क्या हो जाएगा? इसको भी हम ए लेते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो टोटल अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा? ए सी कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? कर्ण कितना हो जाएगा? ये ए सी स्क्वायर ले ले, ए सी स्क्वायर बराबर ये ए और ये सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर। ये ए बी स्क्वायर क्या है? ये भी ए है और बी सी भी क्या है? ए है। ये सभी की जो लेंथ है वो क्या है? ए लिख दिया हमने। इस त्रिभुज की जो लेंथ है यानी भुजा की जो लंबाई है उसको हमने क्या माना? ए। तीनों भुजा बराबर है, ये किस प्रकार का एंगल हो जाएगा? समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो हमें क्या निकालना है? ए सी स्क्वायर निकालना है, कर्ण निकालना है। तो आपको पता हो ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ये 2a स्क्वायर हो जाएगा। ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर हो गया 2a स्क्वायर। ठीक है, अब 2a स्क्वायर हो गया तो अगर ये देखो इनके ऊपर से अगर मैं स्क्वायर हटाता हूं तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा? √2a। ठीक है, √2a हो जाएगा। अब देखिए ए सी बराबर √2a और हमने ए सी बराबर जो उसकी रेडियस है उसकी हम बात करें तो ए सी क्या है? इसकी ए और सी से लगाकर, अभी ये मैंने बताया देखो, ए से लगाकर सी तक ये मैंने बताया इसकी रेडियस क्या होगी। ये ए सी है, देखो एक पार्टिकल्स, दो पार्टिकल्स और तीन पार्टिकल्स आ रहे हैं। तो इन पार्टिकल्स का देखो ये हाफ आ रहा है, इन पार्टिकल्स का आर प्लस आर टोटल आ रहा है तो 2r हो जाएगा। इस पार्टिकल का क्या है? हाफ आ रहा है, तो ये रेडियस है। तो टोटल अगर हम बात करें तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा? ए सी बराबर 4r। ठीक है, ए सी बराबर 4r। अगर हम इस प्रकार से ले लिया तो देखिए ये जो समीकरण हमारे पास बन के आया, यानी ए सी बराबर और ये ए सी बराबर, ये दोनों इक्वल हो गए। तो समीकरण ये फर्स्ट और ये समीकरण इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 और 2 से, ठीक है, इनको दोनों को बराबर कर लें तो बराबर करेंगे तो क्या आएगा? √2a बराबर 4r। अब मैं अगर इसको एज लेता हूं, ए बराबर होगा तो ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर होगा 4r अपॉन √2। ठीक है, या फिर मैं इसको अगर मैं इन रूट को हटाऊं तो ऊपर नीचे अगर इस रूट से 2 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो अब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो होता है आपके 2√2r। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो 2 × 2 हो जाएगा, 2 का वापस रूट कर 2 से वापस ये 2 कट जाएगा, 2 ये हो जाएगा 2 और वापस 2 हो जाएगा, तो 2√2r हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे को अगर r निकालना है तो r बराबर क्या हो जाएगा? ये a ऊपर जाएगा तो a अपॉन 2√2, यही मेरे को निकालना था। r त्रिज्या निकालनी है, एक त्रिज्या की जो वैल्यू है वो क्या है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर ये 3। उसके बाद देखिए आप जानते हैं कि जो स्फेयर है, गोला है, या फिर इसको मैं पहले इस क्यूब की बात करता हूं। क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है आपको पता है? क्यूब का वॉल्यूम मैथ में सीखा होगा ना आपने। क्यूब का वॉल्यूम, घन का आयतन कितना होता है? घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? भुजा क्यूब। ठीक है, भुजा क्यूब, या फिर भुजा कौन सी हमारे पास? एज है ए, तो ए का क्यूब। तब ए का क्यूब है, ये ए है। ठीक है, ए का क्यूब अगर लेता हूं तो ये क्या त्रिज्या है? r बराबर a अपॉन 2√2। ठीक है, तब इसी को अंदर वापस, ये तो r की वैल्यू थी, a अपॉन 2√2 होगी, तो a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है 4r अपॉन √2। a की वैल्यू क्या है? 4r अपॉन √2। ठीक है, फिर इनको अपने आगे किया था 2√2r हुआ था। ठीक है, अब इनका मैं अगर क्यूब करूं, ठीक है, इस भुजा का क्यूब करना। ठीक है, ये भुजा ये रही लेंथ, त्रिज्या का क्यूब नहीं करना है, इस भुजा का क्यूब करना है, ए क्यूब करना है।
ए क्यूब की वैल्यू क्या है, ए क्यूब की वैल्यू है 2√2 और ये आर और इसको हमने कर दिया इसका क्यूब। अगर इसको मैं आगे सॉल्व आउट करता हूं तो होता है आपके पास इसका क्यूब 2 का क्यूब, ठीक है। अगर इसको मैं सॉल्व आउट करता हूं तो होता है आपके पास टोटली 16√2 आर क्यूब, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? ये आगे इक्वेशन नंबर 4। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए आप जल्दी से। घन का आयतन लिया मैंने भुजा, एक भुजा होती है ए क्यूब, ए क्यूब की वैल्यू ये रही आपके पास 2√2 और इसका हमने क्यूब किया तो हो गया 16√2 आर क्यूब। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए आप, फिर मैं आगे करता हूं। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए आप, उसके बाद देखिए क्या होगा कि एक गोला होता है, गोले का आयतन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी जो स्फीयर होता है गोले का आयतन। एन भाई ये हम गोला ही तो ले रहे हैं ना, ये वाला, ये देखो ये मैंने आपको बताया, देखिए गोले तो है, स्फीयर है। ये गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हमारे पास इसमें जो फेस सेंटर यूनिट सेल थी इसके अंदर कितने पार्ट स्फीयर थे टोटल, कितने स्फीयर है? स्फीयर है हमारे पास टोटल 4, तो हो जाएगा 4 × 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 4 × 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये टोटल अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो आपके पास आ जाएगा 16/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर हो गई आपके 4 और ये हो गई 5। ये कौन सी हो गई? इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। 16/3 पाई आर क्यूब इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई? 5। अब देखो पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला है कि जो वॉल्यूम ऑफ 4 स्क्वायर ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल में जो 4 है वो ये इसका नंबर दिया था मैंने, फिर इसका इसके अंदर पार्टिकल कितने थे 4, तो इसके अंदर जो यूनिट सेल के अंदर 4 जो गोले हैं वो जितना आयतन घेरते हैं वो आयतन बटा इसका टोटल आयतन इंटू करते हैं 100, तो 16/3 पाई आर क्यूब और अपॉन में हो जाएगा 16√2 आर क्यूब इंटू करते हैं 100, तो आपके पास आता है π/3√2 इंटू 100 और इसको हम आगे सॉल्व आउट करते हैं तो 74%। तो अगर हम पैकिंग एफिशिएंसी एससीपी या सीसीपी करें, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग करें तो कितनी आती है 74, तो इसके अंदर वर्ड्स कितना परसेंट हो जाएगा 26%, ठीक है। तो 26%, तो इसके अंदर वर्ड्स है और इसका कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है तो 74%, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू।